हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों को बूस्ट प्लस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और सबसे पहली बात, इस वीडियो को आप लोग ये समझकर बिल्कुल भी मत देखिएगा कि हम लोग किसी पर्टिकुलर एक क्लास के बारे में बात करने वाले हैं या उसके किसी एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूले की बात होगी, डेफिनेशन की बात होगी। ऐसी कोई भी बात इस वीडियो में नहीं होने वाली है। बल्कि आज हम लोग बात करेंगे ये फिज़िक्स जो हम लोग लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, वो एक छोटे से क्लास से लेकर के 12th क्लास, 12th के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पता नहीं कहाँ कहाँ तक इस फिज़िक्स को हम लोग पढ़ते हैं। बट ये आखिर फ़िज़िक्स होती क्या है, इस फिज़िक्स का स्कोप क्या है, या फिज़िक्स को अगर जनरली हमसे कोई आदमी बोले, कोई भी हमसे बोलता है कि इसको डिफ़ाइन करिए, तो हम लोग किस तरीके से डिफ़ाइन कर पाएंगे। तो इस छोटे से लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ़िज़िक्स एग्जैक्टली होती क्या है, किस तरीके से हम फिज़िक्स को समझ सकते हैं, या फिज़िक्स की किस हद तक हम लोग की लाइफ में अहमियत है, कितना रोल प्ले करती है फिज़िक्स हमारी लाइफ में। तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम लोग केवल अपने सब्जेक्ट में वहीं तक रह जाते हैं कि हमने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर्मूले पढ़े, डेरिवेशन किए और चैप्टर ख़त्म, सिलेबस ख़त्म, फिज़िक्स की बुक बंद। नेक्स्ट ईयर नए क्लास में गए, फिर से एक नई बुक ली और फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। जब तक हम किसी भी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप ये भूल जाइए कि आप किसी भी तरीके से कोई प्रोग्रेस उस सब्जेक्ट में करने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ मार्क्स ले आने का यही मतलब पढ़ाई से नहीं होता है, पढ़ने से नहीं होता है, बल्कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। तो आज हम लोग बात करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स क्या है और हमारी लाइफ में इसका क्या रोल है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारे दिमाग में एक जनरल क्वेश्चन उठता है कि फ़िज़िक्स होती क्या है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। तो इसके बारे में आप लोग कहीं से भी, हमारा इंटरनेट इतना है कि आप लोग वहाँ से भी इंफॉर्मेशन निकाल करके इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो यही आता है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। तो अगर हम NCERT की बात करें या हमारे CBSE ISC बोर्ड की बात करें, तो उनकी बुक्स में जो एक डेफिनेशन, नॉर्मल से जनरल डेफिनेशन डिफाइन होती है, वो क्या होती है? फिज़िक्स होता है सेट ऑफ लॉज which governs our universe। यानी कि फिज़िक्स में हमको बहुत सारे लॉज बताए जाते हैं, जिनका बताने का मकसद क्या होता है कि ये सारे लॉज के थ्रू ये फिज़िक्स हमारे पूरी यूनिवर्स को क्या करती है, एक तरीके से हैंडल करती है। हमारा पूरा यूनिवर्स कहीं ना कहीं फिज़िक्स पे ही डिपेंड करता है। अब इसी चीज़ को और अच्छे से समझते हैं, एक दूसरी डेफिनेशन में लिखता है यहाँ पर। इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ एनीथिंग हैपन or behave and what is its future। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन, तो अगर हमारे दिमाग में ये प्रश्न आए, ये क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, फिज़िक्स होती क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ लॉज विच गवर्न्स अवर यूनिवर्स। बहुत सारे लॉज का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सेट होता है जिसके थ्रू हमारा पूरा यूनिवर्स चलता है। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन हमने देखी, इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ एनीथिंग हैपन और बिहेव एंड व्हाट इज़ इट्स फ्यूचर। यानी कि फिज़िक्स की मदद से हम ये जान सकते हैं कोई भी चीज़ क्यों होती है, व्हाई, हाउ कैसे होती है और इसका फ्यूचर क्या है। अब इस बात को समझते हैं। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अब इस मार्कर को मैंने यहाँ से इस तरीके से छोड़ दिया, तो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, व्हाई, ये मार्कर जो था ये नीचे क्यों गिरा है, ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया छोड़ने पे। तो ये जो पहला क्वेश्चन वाई आता है, इसका भी जवाब देती है फिज़िक्स। तो अगर इसका जवाब हमको चाहिए होगा फिज़िक्स, तो फिज़िक्स हमको बताएगी ये क्यों हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या ग्रेविटी के कारण। ये फिज़िक्स ने बताया मुझको कि ये फिज़िक्स के कारण हुआ है। अब हाउ, ये हुआ कैसे, ये हुआ किस तरीके से, इसके बारे में फिज़िक्स ने हमको बताया कि ग्रेविटी में क्या होता है, कोई भी चीज़ टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ या सेंटर ऑफ मास की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है।
यानी कि ये भी किसके पीछे हुआ है, ग्रेविटी के पीछे हुआ। अब इसका फ्यूचर क्या होगा। अब फ्यूचर के लिए समझिए कि जैसे इस मार्कर को मैं जाकर के एक बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग की बालकनी से या छत से इसको नीचे फेंकता हूँ, जिसकी हाइट है 200 मीटर 300 मीटर, और मुझसे पूछा जाए कि इसको नीचे तक आने में कितना टाइम लगा होगा, तो अब हम ये नहीं करेंगे कि हम 200-300 मीटर ऊपर जाएंगे, फिर इसको नीचे गिराएंगे और फिर इसका टाइम धीरे धीरे करके एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, बल्कि उसके लिए बहुत सारे तरीके फिजिक्स में हमको बताए गए हैं। जैसे हमारे पास तमाम इक्वेशंस होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके की इक्वेशंस हमको लॉज दिए गए हैं। लॉज ऑफ मोशन इनको हम पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। यानी कि अगर इस मार्कर की कंडीशन की बात करी जाती तो सबसे पहले हमको पता चला है क्यों नीचे गिरा है, ये ग्रेविटी के पीछे गिरा है। कैसे गिरा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी लग रहा होता है तो सारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, टुवर्ड्स अर्थ। और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि इसको नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं बता सकता हूँ किसकी मदद से, लॉज ऑफ मोशन की मदद से। यानी कि फिजिक्स में बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। अगर एक दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लाइट का। पहली चीज़, हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखाई पड़ती है, वाई, तो मेरे पास आंसर होगा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से। अब ये हो किस तरीके से रहा होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो इसके लिए हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए गए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताए गए, तमाम लॉज बताए गए हैं। अगर उसका फ्यूचर हम निकालना चाहें तो फ्यूचर हम निकालते हैं किस तरीके से, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता होता है। यानी कि मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का फ्यूचर भी फिजिक्स के थ्रू देख सकते हैं। तो आपने देखा कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स सबसे पहले तो सेट ऑफ लॉज है, बहुत सारे लॉज इसमें बनाए गए हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं क्या कि किसी भी चीज़, हमारा जो यूनिवर्स है किस तरीके से चल रहा है। इसके अलावा फिजिक्स ने हमको बताया है कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं और उनका फ्यूचर क्या होता है। इसके बारे में भी हम फिजिक्स के थ्रू जान सकते हैं। अगर फिजिक्स वर्ड की बात करें हिंदी में, तो हिंदी में फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान। यानी कि ये जो भौतिक शब्द आया है, ये संस्कृत के एक शब्द भौतिकी से आया है। यानी इसका अपनी इंडियन फिलॉसफी से भी बहुत कुछ लेना देना है। अब मैंने फिलॉसफी वर्ड यूज़ किया है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं फिजिक्स भी एक फ़िलॉसफी है। साइंस का सब्जेक्ट है लेकिन इसके बावजूद ये एक फ़िलॉसफी है, क्योंकि आप जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट देखेंगे जो भी फिज़िक्स में आए, वो सब अपने ज़माने में, अपने टाइम में कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े फ़िलॉसफर रहे। तो फिज़िक्स को हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक फ़िलॉसफी भी है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए शायद बहुत सारा समय चाहिए, बहुत सारा टाइम चाहिए, और उससे भी ज़्यादा सबसे पहले तो हमको इंटरेस्ट चाहिए। अब हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। अगर हम फिज़िक्स को देखें अपनी लाइफ में, तो फिज़िक्स, मैंने आपको बताया इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिज़िक्स को बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं करा सकता है, क्योंकि क्या है, ये अपने आप में एक फ़िलॉसफी है। हम बोल सकते हैं क्या, फिज़िक्स इज़ ए फिलॉसफी। तो ये क्या है, एक फिलॉसफी है। अब अगर मैं फिजिक्स को अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल इसका हम लोग देखें, तो हर चीज़ फिजिक्स है। वो चाहे बारिश का होना हो, चाहे इंद्रधनुष का बनना हो, मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को आवाज़ सुनाई पड़ रही है, अपने मोबाइल स्क्रीन में आप लोग मेरी इमेज को देख पा रहे हैं, आप लोग व्हीकल चलाते हुए देखते हैं, समुद्र की लहरें हों, किसी भी तरह का साउंड हो, हर चीज़ फिजिक्स है। यानी कि फ़िज़िक्स कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हम लोगों को क्या बोला है फिज़िक्स ने, कि हम लोग फिज़िक्स के अंडर में ही हैं, हर चीज़ फिज़िक्स के थ्रू ही चल रही है। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर फ्यूचर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फिज़िक्स। अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको किसको समझना पड़ेगा, फिज़िक्स को समझना पड़ेगा। अब अगली बात आती है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स की। क्या फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में किसी तरीके का कोई रिलेशन होता है? अब अगला क्वेश्चन ये आता है, क्या मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में किसी तरीके का कोई रिलेशन है? तो अगर बोला जाए
तो बिल्कुल रिलेशन है। फिजिक्स ने हमको लॉज बताए हैं, जैसे हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, उसके बारे में बताया। हम लोग फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, अभी आगे चल के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा। लेकिन उसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है फार्मूला की, और फार्मूलों को सॉल्व करने के लिए, फार्मूलाज को सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है मैथ की। तो फिज़िक्स और मैथ अगर देखा जाए तो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। अगर केवल फिज़िक्स होगी तो मैथ का कोई मतलब नहीं बचेगा, और केवल मैथ होगी तो फिज़िक्स का कोई मतलब नहीं बचेगा। और ये भी कहा गया है कि फिज़िक्स को बोला जाता है, फिज़िक्स होती है क्वीन और मैथमेटिक्स को बोला गया है किंग। यानी कि इन दोनों को एक साथ यूज़ करे बिना किसी भी चीज़ के, किसी भी बात की कंक्लूजन में पहुंचना इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली अपनी इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी फिज़िक्स और मैथ दोनों चीज़ें एक साथ बहुत यूज़फुल होती हैं। अब फिज़िक्स और मैथ दोनों कहाँ पर यूज़ करे जाते हैं सबसे ज़्यादा? अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो जितने भी हमारे सैटेलाइट्स के मिशन होते हैं, मार्स के मिशन होते हैं, जब भी ये करे जाते हैं तो साइंटिस्ट जो फिज़िक्स पे काम कर रहे होते हैं वो तो बड़ी बड़ी डिवाइसेस बनाते हैं, हमारे सैटेलाइट्स बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स लगती है। वहाँ पर मैथमेटिशियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहाँ पर अगर फिजिशियन और फिज़िक्स के एक्सपर्ट और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट की बात करी जाए तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो फिज़िक्स और मैथ्स को बोल सकते हैं हम, इन दोनों का एक प्रॉपर रिलेशन होता है। अगर फिज़िक्स को हम बोलें तो फिज़िक्स एक तरीके से नेचर है हमारा, फिज़िक्स हमारे नेचर को डिफाइन करता है अगर बोला जाए तो। अब एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये 15th सेंचुरी का वर्ड है और इसका मतलब था नेचर, और इसी के थ्रू पूरी फिज़िक्स डिफाइन करी गई है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जो ग्रीस कंट्री है वहाँ पर बड़े बड़े फ़िलोसफर हुए, और उन फिलोसफर्स का हमारे साइंस में भी बहुत बड़ा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी फिज़िक्स या किसी भी साइंस के सब्जेक्ट की आप बात कर लें, स्पेशली फ़िज़िक्स की। अब एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज में है 15th सेंचुरी का, उसको देखिए। ये एक ग्रीक वर्ड है, 15th सेंचुरी में लिखा गया है। इसका मतलब होता था नेचर, और ऐसा कहा जाता है पूरी फिज़िक्स को इसी वर्ड से ही डिफाइन करा गया है। तो हमको इस समझ में भी आता है कि फ़िज़िक्स क्या है, एक नेचर ही है। क्योंकि मैंने आपको बताया बारिश का होना, चिड़ियों का बोलना, उनका साउंड हमारे कान में आना, हवा का चलना, नदी का फ्लो करना जिसको हम वाटर करंट बोलते हैं, वाटरफॉल्स का गिरना, ये सारे इंसिडेंट जो भी होते हैं, बिजली का चमकना, अर्थक्वेक का आना, सुनामी का आना, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स के पीछे हो रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं फिज़िक्स हमारे पूरे नेचर को एक तरीके से कंट्रोल करती है। अगर फिज़िक्स नहीं होगी तो शायद नेचर का कोई मतलब नहीं है। हम लोग अगर मार्स के बारे में जानना चाहते हैं, हम लोग मून के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी सैटेलाइट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमेशा फिज़िक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद बात आती है, फिज़िक्स में बेसिकली हमारे दो तरीके के फंडामेंटल की बात होती है, दो तरीके के प्रिंसिपल की बात होती है। दो तरीके के प्रिंसिपल्स पर पूरी फिज़िक्स काम करती है। पहला जो प्रिंसिपल होता है वो होता है यूनिफिकेशन। अब यूनिफिकेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है रिडक्शनिज्म। दो तरीके के प्रिंसिपल्स पर हमारी फिजिक्स काम करती है, एक यूनिफिकेशन और एक रिडक्शनिज्म। इन दोनों प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? अगर हम पहले यूनिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या करा जाता है, जो भी प्रिंसिपल्स इस कैटेगरी के अंडर रखे गए हैं उनमें किस तरीके की बात करी गई कि एक प्रिंसिपल से हम कई सारी बातों को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी बातों को हम एक प्रिंसिपल से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा ये मार्कर
ये नीचे आता है ग्रेविटी के पीछे, आपको पता है। इसके अलावा अगर वाटरफॉल की बात करें, कभी वाटरफॉल नीचे से ऊपर नहीं आता, हमेशा ऊपर से नीचे आता है। ये भी किसकी बात हो गई, हमारी ग्रेविटी की बात हो गई। अगर हम बात करें जो प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड रोटेशन उनका होता है, मोशन होता है, वो भी किसके पीछे होता है, यूनिफिकेशन के पीछे होता है। इसके अलावा जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उनका मोशन जो भी होता है वो भी किसके पीछे होता है, यूनिफिकेशन के पीछे, ग्रेविटेशन के पीछे होता है। यानी एक ग्रेविटी के एक रूल से हम लोग कई चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि इसमें बात होती है मैनी लॉस, मैनी हैपनिंग्स या मैनी इंसिडेंट्स डिफाइन अंडर वन लॉ। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे इंसिडेंट्स को हम एक लॉ की मदद से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि मार्कर का नीचे गिरना, प्लैनेट्स का सन के अराउंड मोशन या सैटेलाइट्स का प्लैनेट्स के अराउंड मोशन, ये सब कुछ आता है हमारा यूनिफिकेशन में। जबकि अगर हम बात करते हैं रिडक्शनिज्म की, तो इसमें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को। एग्जांपल के लिए जैसे हमारा कोई जैसे हमको किसी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जैसे हमको मोबाइल के बारे में जानना है, सिंपल सी बात करते हैं। अगर हमको मोबाइल के बारे में जानना है, हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर हमको मोबाइल के बारे में जानना है तो मोबाइल के बारे में जानने के लिए उसका हार्डवेयर के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उस मोबाइल को हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, उसके अंदर हमको कॉम्बो दिखाई पड़ेगा, उसकी स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, उसके अंदर कोई चिप दिखती हैं, तमाम तरीके के छोटे छोटे पार्ट्स। यानी कि हर एक पार्ट को हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे और हम फाइनली कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि मोबाइल एक्जैक्टली होता क्या है, यानी कि उसकी असेंबलिंग किस तरीके से करी गई है। यानी कि जो रिडक्शनिज्म होता है इसमें हम लोग बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स को, बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं। तो हमारे फिजिक्स में हमने देखा कि दो तरीके के प्रिंसिपल आप लोग याद रखना है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे रूल्स को एक लॉ के अंदर क्या कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या अभी आप लोग इसी 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे एग्जांपल होते हैं यूनिफिकेशन के। जबकि रिडक्शनिज्म क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। अब अगर स्कोप की इसके बात करें कि इसकी स्टडी और किस तरीके से करी जाती है, तो फिजिक्स की स्टडी को दो पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक मैक्रो लेवल पे, एक माइक्रो लेवल पे। मैक्रो और माइक्रो आपने दोनों वर्ड सुने होंगे। तो दो पार्ट में फिजिक्स की स्टडी को भी डिवाइड कर दिया गया है। इसके अंदर क्या होता है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। सब मिला के आपको अगर अपना जब तक आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपको हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होने वाली है, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, और आपको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में कमांड ज़रूर अपनी बनानी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मार्क्स के लिए ही करा जाए, लेकिन आपको कमांड किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ पर दो लेवल में बात करी जाती है, एक मैक्रो, एक माइक्रो। यानी कि दो तरीके से हम लोग फिजिक्स की स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हमेशा अगर मैक्रोस्कोपिक के पहले हम बात करें तो उसमें बड़ी चीज़ों की बात करी जाती है। अब बड़ी चीज़ों का मतलब, जबकि माइक्रो में बात करी जाती है छोटी चीज़ों की। छोटी चीज़ें मतलब एटम बहुत छोटा होता है, एटम के और अंदर न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब की स्टडी करी जाती है माइक्रो में, और ये सब कुछ आता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। यानी कि स्टडी के हिसाब से भी फिजिक्स को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया मैक्रो और माइक्रो में। अगर मैक्रो में बड़ी चीज़ों की बात करें तो मैकेनिक्स, इसका बहुत बड़ा पार्ट आपको 11th क्लास में पढ़ना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, और एक और एग्जांपल लें तो ऑप्टिक्स। तो मैक्रो में हम लोग पढ़ते हैं बड़ी चीज़ों के बारे में, यानी कि बड़े लेवल पे स्टडी करी जाती है, बड़ी बड़ी चीज़ों की स्टडी करी जाती है। जैसे मैकेनिक्स जो कि 11th में पढ़ना है, हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग 11th क्लास में एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें कि हम लोग थर्मल कैपेसिटी पढ़ेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, यानी कि हीट के इफेक्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। जबकि 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहाँ पर हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। जबकि ऑप्टिक्स भी मैक्रो के अंदर आता है। जबकि माइक्रो में बात होती है बहुत ही छोटी छोटी बातों की, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों की, जैसे एटम, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी स्टडी करी जाती है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर। और ये सब कुछ आता है क्वांटम फिजिक्स का एक पार्ट होता है। तो 2 तरीके से फिजिक्स की स्टडी को भी डिवाइड कर दिया गया है। अब अगर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का हम लोग देखें कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के आपस में क्या रिलेशन होता है, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जैसे साइंस का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि इनोवेशन भी बढ़ता जा रहा है। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग कीपैड वाले मोबाइल्स, सबसे पहले डॉट फोन से यूज़ करते थे, सेलुलर फ़ोन आते थे। टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो कीपैड वाले मोबाइल्स आए, धीरे धीरे टच वाले आए। अब तो मोबाइल आने लगे हैं जो कि टच भी होते हैं और फोल्डिंग भी होते हैं। लैपटॉप आए, अभी टैबलेट आ गया, यानी कि रोज़ रोज़ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। यानी कि जिस तरीके से फिज़िक्स की स्टडी बढ़ रही है, हम लोग माइक्रो लेवल पे स्टडी करते जा रहे हैं, उस तरीके से रोज़ फिज़िक्स के थ्रू टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। यानी कि फ़िज़िक्स की बात करी जाए तो हर चीज़ में फ़िज़िक्स हमारे इन्वॉल्व है, हर चीज़ में फ़िज़िक्स है, और हर जगह हमको फ़िज़िक्स दिखाई भी पड़ती है। यानी कि कहने का मतलब है फ़िज़िक्स को केवल एक सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ें, बल्कि फ़िज़िक्स को इंटरेस्ट की तरह पढ़ें, इंटरेस्ट जगाएं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा फ़िज़िक्स हमको चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में बता सकती है। फ़िज़िक्स हमारे पूरे यूनिवर्स को गवर्न करती है। इसके अलावा सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी को बताना है फ़िज़िक्स क्या है, तो हम बता सकते हैं फ़िज़िक्स अपने आप में खुद एक नेचर है। फ़िज़िक्स इज़ एन नेचर, या नेचर को डिफ़ाइन करती है फ़िज़िक्स। हमने देखा कि किस तरीके से इसके प्रिंसिपल होते हैं, इसका स्कोप क्या होता है। फ़िज़िक्स के थ्रू हम लोग किस तरीके से हर चीज़ को जान सकते हैं। मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में क्या रिलेशन होता है, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना। वैसे ये लेक्चर क्लास 11 के लिए था। इस टॉपिक से आता कुछ भी नहीं है, आपके पेपर में कुछ भी नहीं आता है, बट ये फर्स्ट चैप्टर इसलिए दिया गया 11th क्लास में क्योंकि अब आप लोगों का जो फिज़िक्स का लेवल होगा वो 11th क्लास में धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। 12th क्लास में जाके और एडवांस फिज़िक्स पढ़ेंगे, इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर इसलिए फिज़िकल वर्ल्ड इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग अपना इंटरेस्ट फिज़िक्स में बढ़ाएँ। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।